अस्सलाम वालेकुम। कोर्स आपका है डाटा एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन। मैं हूं डॉक्टर मदीहा अमान और आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर आपका है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के बारे में। रेफरेंस बुक एज यूजुअल आपकी है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स और ऑथर इसके हैं बहरोज ए फॉरजन। अच्छा, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन को कि ये होती क्या है। डाटा लिंक लेयर के साथ जो है हम लोग कनेक्टेड इसको डिस्कस करेंगे। हम टाइप्स ऑफ एरर्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि रिडंडेंसी क्या होती है, डिटेक्शन और करेक्शन में क्या फ़र्क है, कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग और साइक्लिक कोडिंग हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और एज कम्पेयर टू दैट हम लोग चेकसम और फॉरवर्ड एरर करेक्शन किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। पहले देखते हैं कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन होती क्या है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में जब भी हम लोग नेटवर्क्स की बात करते हैं और हम लोग ये बात करते हैं कि हमें डाटा को ट्रांसफ़र करना है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ, तो वो उसकी एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल हो। वो मैसेज ऐसा पहुंचना चाहिए कि वो डेस्टिनेशन पे रिसीवर को समझ आए, एक्सेप्टेबल हो, उसके लिए यूजेबल फॉर्म में हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं, system for most applications a system must guarantee that the data received are identical to the data transmitted। अगर तो कोई ऐप हमारे पास ये गारंटी देती है कि जो डाटा आपका रिसीव हुआ है और जो डाटा आपका ट्रांसमिट हुआ है वो आइडेंटिकल होंगे, तो जो है उसको यूज किया जा सकता है। Anytime data are transmitted from one node to the next, they can become corrected in the passage। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसके ज़रिए से जब आप डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें जो है वो डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या करप्ट हो जाता है, जिसमें हमने काफ़ी सारे इम्पेयरमेंट्स में हमने डिस्कस किया था कि नॉइज़ की वजह से हो सकता है, और आपके पास एटेन्युएशन के वजह से हो सकता है, आपके पास डिस्टॉर्शन की वजह से हो सकता है। बहुत सारी वजूहात हैं जो आपके पास रीज़न बन जाती हैं कि आपके पास डाटा जो है एक नोड से जब दूसरे नोड की तरफ भेजा जाता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। Many factors can alter one or more bits of a message। अब एक मैसेज है, जाहिर है जब हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो हम कहते हैं हम बिट्स में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब आपका मैसेज कॉम्प्रोमाइज होता है तो या उसमें से एक बिट भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और बहुत सारे बिट्स भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या करती हैं, उनको कोई मैकेनिज्म चाहिए होता है कि वो डिटेक्ट करें कि आपके पास रिसीवर पे जो मैसेज रिसीव हुआ है उसमें कितने बिट्स करप्टेड हैं। ठीक है, तो वो बिट्स को करप्टेड बिट्स को डिटेक्ट करना कि कितनी हैं और फिर उनको करेक्ट करना जो है, उसके लिए तमाम एप्लीकेशंस को क्या चाहिए, आपके पास एक मैकेनिज्म चाहिए। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो कि स्मॉल लेवल ऑफ एरर को टॉलरेट कर जाती हैं। जैसे अक्सर ऑडियो में या वीडियो में जो रैंडम एरर्स हैं वो टॉलरेबल हैं। जैसे अगर आप कुछ स्ट्रीमिंग हो रही है, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा सा ऑडियो वीडियो का आगे पीछे हो भी जाता है तो आपको यू गेट द थीम, यू गेट द कॉन्सेप्ट, आपको पता लग जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जब हम टेक्स्ट के ट्रांसफर की बात करते हैं तो अब हम हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत ही हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी की, कि टेक्स्ट में हमारे पास एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, कि उसमें हम टॉलरेट नहीं करते कि हमारे पास एरर्स आए। डाटा लिंक लेयर में अगर ये दो नोड्स के दरमियान, जाहिर डाटा लिंक लेयर है, हमारे पास प्रोटोकॉल डाटा यूनिट क्या होगा, फ्रेम होगा। ठीक है, ये हम पिछले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास फिजिकल लेयर पे बिट्स हैं, डाटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स हैं। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे आपके पास पैकेट्स हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके पास या सेगमेंट्स होते हैं या डाटाग्राम होता है, और एप्लीकेशन लेयर पे आपके पास प्लेन डाटा होता है। तो जो डाटा लिंक लेयर पे अगर तो दो नोड्स हैं और उसके दरमियान आपको कोई करप्टेड फ्रेम मिल जाता है तो उसको बाकी नोड्स तक आगे ट्रांसफर करने से पहले इट नीड्स टू बी करेक्टेड, ताकि करेक्ट करने के बाद ही ये आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। हावेवर क्या होता है, मोस्टली जो लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सिंपली इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये सोच कर डिस्कार्ड कर देते हैं कि इस एरर डिटेक्शन और करेक्शन के साथ जो ऊपर की लेयर्स हैं वो खुद हैंडल करें कि वो रिट्रांसमिशन करवा लेंगे। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस जो हैं जितनी भी, हावेवर उनकी कोशिश ये होती है
के जो है वो करप्टेड फ्रेम को करेक्ट करें, फिर आगे इसको भेजें। लेकिन मोस्टली जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं वो अंडरलाइंग ईथरनेट के साथ इसका वो होता है, कनेक्शन होता है, डिपेंड करता है कि जो अंडरलाइंग लैन या ईथरनेट यूज हुआ है वो अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे। और नेटवर्क लेयर एंड अबव में जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे वो तो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो भी टीसीपी आईपी के सूट होगा उसको फॉलो करेगा। तो डिपेंड करता है कि लिंक लेयर पे प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ है। कुछ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डिस्कार्ड कर देंगे फ्रेम को, कि चलें ऊपर के लेयर्स जो हैं वो इसके साथ डील कर लेंगे और रिट्रांसमिट करवा देंगे फ्रेम को। लेकिन जितनी भी मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस हैं वो क्या करेंगी, वो सबसे पहले कोशिश करेंगी कि फ्रेम को करेक्ट किया जाए सॉरी, और फिर उसको आगे की तरफ ट्रांसमिट किया जाए। टाइप्स ऑफ एरर्स देख लेते हैं। जब भी बिट्स जो हैं वो फ्लो करती हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, तो सिंस क्या होता है, आपके पास हर जगह चांसेस होते हैं किस चीज के, इंटरफेरेंस के। तो जब आपके पास इंटरफेरेंस के चांसेस हैं, इसका मतलब है कि जो बिट्स फ्लो कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसमें चेंजेस आ सकती हैं। और वो ऐसी चेंजेस हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। हमें नहीं पता कि कौन सा बिट चेंज होगा, हमें नहीं पता कौन सा बिट कॉम्प्रोमाइज होगा, हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से इस मैसेज को अफेक्ट करता है। तो हम कहते हैं कि जब भी आपकी ट्रांसमिशन फ्लो की बात आती है, सिंस हर किस्म की जो ट्रांसमिशन फ्लो है दैट इज ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस, तो आपके पास उस कम्युनिकेशन में जो चेंजेस हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होंगी। ये इंटरफेरेंस से क्या हो जाता है, फिर आपके पास सिग्नल की जो शेप है इट चेंजेस, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास दो टर्मिनोलॉजीज हैं। एक आपके पास आएगा सिंगल बिट एरर। किस तरीके से सिग्नल की शेप चेंज होगी, दो तरह से, या सिंगल बिट एरर होगा या बर्स्ट एरर होगा। तो सिंगल बिट एरर का मतलब यही है कि आपके पास पूरे मैसेज में जितने भी बिट्स हैं ना, 01 का कॉम्बिनेशन जो भी है, उसमें से सिर्फ एक बिट जो है, जो डाटा यूनिट है, गिवन डाटा यूनिट का एक एक बिट जो है वो करप्ट हुआ है, जैसे या कोई बाइट या कैरेक्टर या पैकेट। उसमें क्या हुआ होगा, अगर एक बिट करप्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो वो अगर 1 है तो वो 0 बन गया होगा, और अगर 0 है तो वो क्या बन गया होगा, 1 बन गया होगा। तो वो एरर जिसमें हमें ये पता हो कि मैसेज में सिर्फ एक बिट चेंज हुआ है या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो हम कहते हैं कि ये वो क्या चीज है, वो है सिंगल बिट एरर। और वो एरर जिसमें हम कहते हैं कि 2 और मोर देन 2 बिट्स जो हैं वो डाटा यूनिट के चेंज हुए हैं 1 से 0 या 0 से 1, हम कहते हैं कि वो क्या चीज है, बर्स्ट एरर है। आगे एक फिगर आएगी, उसमें मैं दोनों आपको दिखा भी दूंगी। अब हमारे पास जब ट्रांसमिशन हम करते हैं तो चांस किसके ज्यादा होंगे, कौन किस किस्म के एरर के अकर होने के चांस ज्यादा होंगे, बर्स्ट एरर के। क्योंकि जब हम लोग की ट्रांसमिशन अगर किसी चीज से इफेक्ट हो रही है, इंटरफेरेंस से, सपोज नॉइज से या थर्मल नॉइज से या अटेन्युएशन से या डिस्टोर्शन से, तो उसकी लेंथ ज्यादा होती है। इतनी छोटी लेंथ, बहुत कम होता है ऐसा कि इतनी छोटी लेंथ हो उस इंटरफेरेंस की कि वो सिर्फ एक ही बिट को इफेक्ट कर पाए। जाहिर है जितनी लंबी इंटरफेरेंस होगी, जितना ड्यूरेशन इंटरफेरेंस का ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, उतने ही ज्यादा बिट्स इफेक्ट होंगे। तो ज्यादा कॉमन हमारे पास जो एरर्स आते हैं वो बर्स्ट एरर्स होते हैं, क्योंकि जो नॉइज होती है वो इतनी छोटी होती ही नहीं है कि सिर्फ एक बिट को इफेक्ट कर पाए। बहुत रैंडम केसेस में, बहुत रेयर केसेस में होता होगा ऐसा भी कि कोई सिंगल बिट एरर आ जाए, बट जो मोस्ट कॉमनली हम फेस करते हैं नेटवर्क्स के कॉन्टेक्स्ट में, हम बर्स्ट एरर्स को फेस करते हैं। So a burst error is most likely to occur than a single bit error because the duration of the noise signal is normally longer than the duration of one bit. नॉइज सिग्नल की जो ड्यूरेशन है वो 1 बिट से लॉन्गर है। इसका मतलब क्या हुआ, which means that when noise affects data, it affects a set of bits। मतलब एक बिट की जगह अब वो सेट ऑफ बिट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सिंगल बिट एरर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बर्स्ट एरर होगा। तो ये टू टाइप्स ऑफ एरर्स आपने जहन में रखना है। The number of bits affected depends on the data rate and the duration of noise। तो इससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि जितने बिट्स इफेक्ट होंगे उसका ताल्लुक किससे है, डाटा रेट से है, कि कितनी जल्दी जल्दी डाटा रेट, मतलब डाटा हमारे पास आ रहा है, स्पीड क्या है इसकी, और दूसरा कि वो जो नॉइज है उसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो ये दो चीजें जो है आपके पास बताती हैं कि कितने नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो इस मैसेज में इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 1 kbps पे, मतलब स्पीड पे देखें ना, अब यहाँ पे 1 kbps की सिर्फ स्पीड है,
और नॉइज की जो ड्यूरेशन है वो 1/100 सेकेंड्स है। तो ये हमारे पास इफेक्ट करेंगी सिर्फ और सिर्फ 10 बिट्स को। लेकिन अब हम अगर 1 kbps की जगह हम स्पीड बढ़ा दें, हम 1 mbps डाटा भेज रहे हैं इसी 1/100 सेकेंड में, तो मतलब हम ज्यादा डाटा आप भेज रहे हैं, पहले हम कम डाटा भेज रहे थे। अब अगर हम 1 mbps डाटा भेज रहे हैं 1/100 सेकेंड में, तो सेम नॉइज जो है वो इफेक्ट करेगी कितने बिट्स को? 10,000 बिट्स को। ये देखें आपकी स्पीड से कितना फर्क पड़ा। पहले सिर्फ 10 बिट्स इफेक्ट हो रहे थे उसी टाइम ड्यूरेशन में, और जब आपने स्पीड बढ़ा दी फिर उसी टाइम ड्यूरेशन में आपके पास 10,000 बिट्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो जो आपके पास नंबर ऑफ अफेक्टेड बिट्स हैं वो किस चीज पे डिपेंड करता है? डाटा रेट पे यानी स्पीड पे, और नॉइज ड्यूरेशन पे कि नॉइज आपके पास कितनी लंबी है। ठीक है, ये फिगर है आपके सामने। ये देखें जो ये सेंट लिखा हुआ है इसका मतलब है ये आपके पास करेक्ट मैसेज है जो कि सेंडर ने रिसीवर को भेजा है, जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, फिर 1 है, फिर 0 है। अब अगर सिंगल बिट एरर होगा तो वो क्या होगा कि इस पूरे सारे बिट्स में सिर्फ एक बिट जो है वो चेंज होगा। रिसीवर के पास सारे बिट एग्जैक्ट पहुंच रहे हैं, सिर्फ ये जो बीच का बिट है ये 0 की जगह वो 1 हुआ है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? सिंगल बिट एरर है। अब बर्स्ट एरर क्या होता है कि ये पूरा मैसेज है ये जा रहा है, ठीक है। अब इसमें बीच में हम लोग एक एक बाइट को अगर देखते हैं विच इज 8 बिट्स, तो ये देखें इसमें आपके पास ये 0 भी 1 हो गया, ये 1 0 हो गया, ये 1 0 हो गया, और ये 0 1 हो गया। यानी आपके पास 4 बिट्स जो हैं वो इफेक्ट हो गए हैं। तो ये अब क्या होगा? ये सिंगल बिट एरर नहीं होगा बल्कि ये आपके पास बर्स्ट एरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किस चीज को? रिडंडेंसी को। रिडंडेंसी क्या है? ये एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम डिटेक्टिंग और करेक्टिंग करते हैं। टू बी एबल टू करेक्ट एरर्स वी नीड टू सेंड सम एक्स्ट्रा बिट्स विद आवर डाटा। हमारे पास अगर हम चाहते हैं कि हम एरर्स को डिटेक्ट करें या करेक्ट करें, तो हम लोग क्या करते हैं? रिडंडेंसी के लिए हम अपने डाटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स जो हैं वो भेजते हैं। These redundant bits are added by the sender. ये सेंडर ऐड करता है और रिसीवर उसको रिमूव करता है, और इसके प्रेजेंस से रिसीवर को ये पता लगता है कि जो ये बिट्स भेजे गए हैं वो करेक्ट हैं या करप्टेड हैं। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए डिटेक्शन और करेक्शन में फर्क। करेक्शन ऑफ एरर्स जो है वो एरर को ठीक करना है, डिटेक्शन जो है वो उनको पहचानना है कि कहाँ कहाँ पे एरर आ रहा है। जाहिर है एक एरर को डिटेक्ट करना जो है वो ज्यादा आसान है बजाय ये कि इसको करेक्ट करना। एरर डिटेक्शन में हम लोग देख रहे हैं सिर्फ ये पता करना होता है कि एरर अकर हुआ है या नहीं, जिसका आंसर सिंपली यस होगा या नो होगा। हम लोग इसमें नहीं इंटरेस्टेड कि कितने नंबर ऑफ बिट्स करप्टेड है, सिंगल बिट एरर है या बर्स्ट एरर है या कुछ भी है। एरर डिटेक्शन में हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो मैसेज आया है इसमें एरर है या नहीं है। एरर करेक्शन में क्या होगा? जाहिर है अब जो डिटेक्ट हुआ एरर है उसको हमने करेक्ट करना है, तो हमें वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट्स भी पता होने चाहिए जो कि करप्टेड हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो बिट्स करप्टेड हैं वो मैसेज में किस लोकेशन पर हैं। जैसे एक मैसेज है, इट कंप्राइजेज ऑफ अ रेंज ऑफ बिट्स, तो अब वो जो सपोज अगर 3 बिट्स करप्टेड हैं तो वो यहाँ करप्ट है या यहाँ करप्ट है या यहाँ करप्ट है, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता होनी चाहिए और कितने नंबर ऑफ बिट्स करप्टेड है वो हमें पता होना चाहिए। इफ यू नीड टू करेक्ट अ सिंगल एरर, अगर एक 8 बिट डाटा यूनिट में हमने एक सिंगल एरर को करेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग 8 पॉसिबल जो है उसकी एरर लोकेशंस होंगी। जैसे मैं अगर बताऊं आपको, यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे पास जैसे एक वो है डाटा यूनिट है 8 बिट्स का। अब हमने अगर सिंगल बिट के लिए, सिंगल एरर डिटेक्शन के लिए करना है, तो हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे? जैसे अगर इस पे कुछ भी 0101 अंदर अगर कोई भी डाटा इंसर्टेड है, 0101 सपोज ये कोई रैंडम एक डाटा है,
तो हमने 8 पॉसिबल एरर लोकेशंस देखनी है कि ये जो हमारे पास डाटा करप्ट होके आया हुआ है, या तो यहाँ बिट चेंज हुआ होगा, या यहाँ हुआ होगा, या यहाँ हुआ होगा, या यहाँ हुआ होगा, या यहाँ 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 यहाँ। मतलब ये पॉसिबल हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, कि आपके पास जो है डाटा की जो एरर है वो यहाँ इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में होगा। अब अगर हम लोग सेम 8 बिट का आपके पास हिसाब है और आपको पता लग गया है कि आपके पास जो है इफ वी नीड टू करेक्ट 2 एरर्स, मतलब 2 बिट्स में एरर आया है और डाटा यूनिट हमारे पास सेम साइज का है, तो फिर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके पास? कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है, आई थिंक आप लोगों ने स्टैट्स में या मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हम लोग फैक्टोरियल्स और कॉम्बिनेशंस की हेल्प से प्रोसीड करते हैं। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। कॉम्बिनेशन का जो तरीका है उसका ये होता है कि आपके पास होता है n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जिसमें आपके पास n क्या होता है? जो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो जो कि हमारे पास इस केस में 8 हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 28 आएगा। यानी अगर आपके पास 2 बिट्स का एरर है तो इस फॉर्मूले के जरिए आप कैलकुलेट करके आपके पास फिर 28 पॉसिबल जो है वो कॉम्बिनेशंस होंगी। इससे आप अंदाजा लगा रहे कि करेक्शन कितनी मुश्किल है, कि अगर सिर्फ 2 बिट का एरर आ गया तो आपके पास 28 आपके पास पॉसिबल वो है। और यू कैन इमेजिन द रिसीवर्स डिफिकल्टी इन, अगर 2 की जगह सपोज 10 एरर्स आ जाएं डाटा यूनिट में, और उस डाटा यूनिट के, ये तो हमने छोटा सा 8 बिट का लिया ना, सपोज उस डाटा यूनिट के 1000 बिट्स हैं, तो फिर आपको कैलकुलेट करना कि कितनी जो है कितने बिट्स जो है जिनको करेक्शन की जरूरत है। तो ये बहुत ही हेक्टिक और बहुत जो है एक लेंथी सा प्रोसेस आपके पास हो जाता है। तो आपके पास एरर डिटेक्शन जो है, मकसद ये है कहने का कि वो करेक्शन के मुकाबले में ज्यादा इजी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोडिंग को। पीछे हमने रिडंडेंसी को डिस्कस किया। अब ये जो रिडंडेंसी है ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम्स के जरिए। कोडिंग स्कीम क्या, उसमें क्या होता है कि द सेंडर एड्स रिडंडेंट बिट्स थ्रू अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द रिडंडेंट बिट्स एंड द एक्चुअल बिट्स। एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए सेंडर जो है कुछ रिडंडेंट बिट्स जो है वो ऐड कर देता है उसमें मैसेज में, और वो इस तरीके से ऐड करता है कि उसका कोई सर्टेन रिलेशनशिप बना देता है एक्चुअल बिट्स का और रिडंडेंट बिट्स का। रिसीवर क्या करता है? चेक करता है उस रिलेशनशिप को बिटवीन 2 सेट्स ऑफ बिट्स टू डिटेक्ट एरर्स। The ratio of redundant bits जो है to data bits and the robustness of the process are important factors in any coding scheme. आपके पास क्या करता है? रिसीवर चेक करता है रिलेशनशिप को, जो 2 सेट ऑफ उसके पास बिट्स आए हैं, ताकि वो एरर को डिटेक्ट कर सके। इसके बाद क्या होता है? रेशियो ऑफ रिडंडेंट बिट्स टू डाटा बिट्स। वो रेशो जो हम देखते हैं रिडंडेंट बिट्स की और डाटा बिट्स की, एंड द रोबस्टनेस ऑफ द प्रोसेस, कि ये प्रोसेस कितना एक्यूरेट है या सही है, आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन एनी कोडिंग स्कीम। कोई भी कोडिंग स्कीम में ये 2 चीजें मैटर करती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये आपका जो करेक्शन का मैकेनिज्म है ये कितना स्ट्रॉन्ग है या रोबस्ट है। कोडिंग के स्कीम्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं, या वो ब्लॉक कोडिंग होगी या वो कॉन्वोल्यूशन कोडिंग होगी। आपके कोर्स में ब्लॉक कोडिंग का है, वो भी ओवरव्यू है, सिर्फ उसके डिटेल्स नहीं है। और कन्वोल्यूशन कोडिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और आपके कोर्स के और सिलेबस के उससे इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दैट। तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे किसको? ब्लॉक कोडिंग को। ब्लॉक कोडिंग में आपके पास क्या होता है? आपका जैसे मैसेज है, टोटल मैसेज को जो है ब्लॉक्स में जो है डिवाइड कर दिया जाता है। अब हर एक ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल कोई मैसेज है, उसको आपने ये ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। अब हर एक ब्लॉक जो है वो k बिट्स का होता है। ये k बिट्स का है, ये k बिट्स का है और ये k बिट्स का है, फॉर एग्जाम्पल। अब जो ये ब्लॉक है जो कि k बिट्स का है, इसको कहते हैं डाटा वर्ड्स। अब हमने, जैसे मैंने पीछे बताया कि तरीका क्या होता है,
एक्चुअल डाटा के साथ रिडंडेंट बिट्स को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर एक्चुअल लेंथ आपके पास k थी पहले, ठीक है, तो अब उस k में हम लोगों ने हर ब्लॉक में रिडंडेंट बिट्स ऐड कर दिए खुद से, कोई रिलेशनशिप बना के दोनों का, ठीक है। तो अब जो ब्लॉक की लेंथ हो गई वो हो गई k+r, इसको हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो जो नया ये ब्लॉक बना अब n के नाम से, इसको हम कहेंगे कोड वर्ड्स, ठीक है। जो ब्लॉक k बिट्स के साथ था वो हमारे पास डाटा वर्ड्स हैं, जो कि आपका एक्चुअल डाटा है, और फिर उसके साथ कोई रिलेशनशिप क्रिएट करके जब हम लोगों ने उसके साथ रिडंडेंट बिट्स को ऐड किया, उसको हम कहते हैं कि ये n के साथ जब इसका साइज बना ब्लॉक का, ये आपके पास क्या है, कोड वर्ड्स है। तो यानी आपके पास जो कोड वर्ड्स है, जाहिर है उसमें आपने बिट्स ऐड की हैं, तो उसका साइज जो है वो डाटा वर्ड से ग्रेटर होगा, यानी n आपके पास जो है that will be greater than k. We have a set of data words each of size k and a set of code words each of size n. With k bits we can create a combination of 2 to the power k data words. अब k bits हैं तो हम कितने words create कर सकते हैं, 2 to the power k, ठीक है। और n bits हैं तो कितने combinations create कर सकते हैं, obviously 2 to the power n. Since n is greater than k, क्योंकि जैसे मैंने बताया n में एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स ऐड हुए हैं, the number of possible code words is larger than the number of possible data words. तो जितने possible code words होंगे वो larger होगा than number of possible data words. Block coding process जो है वो 1-to-1 process है. The same data word is always encoded as the same code word. जो data word हर जगह पे होगा वही same उसका code word बनेगा। इसका मतलब है कि अगर 2 to the power n हमारे पास possible combinations हैं उसकी code words की, और 2 to the power k हमारे पास possible combinations हैं data words की, तो अगर हम 2 to the power n minus 2 to the power k करें, इसका मतलब है जो रिजल्ट इसका आएगा वो कोड वर्ड्स होंगे जो कि यूज नहीं हो रहे, ठीक है। और जो कोड वर्ड्स यूज नहीं होंगे हम इनको कहेंगे कि ये क्या है, इनवैलिड है और इलीगल है। अब ट्रिक क्या है, द ट्रिक इन एरर डिटेक्शन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इनवैलिड कोड्स, ठीक है। यानी अगर तो रिसीवर को, इफ द रिसीवर रिसीव्स एन इनवैलिड कोड वर्ड, इसका मतलब क्या है कि डाटा जो है वो करप्ट हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ठीक है। और अगर रिसीवर को इनवैलिड कोड रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब है कि डाटा जो है वो सही सलामत ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अपने डेस्टिनेशन को पहुंच गया है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं कि ये क्या है, ब्लॉक कोडिंग की टेक्निक। एक और टेक्निक हम डिस्कस करेंगे जो कि है साइक्लिक कोडिंग। अब साइक्लिक कोडिंग ब्लॉक कोडिंग से डिफरेंट है। ब्लॉक कोडिंग में हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स को ऐड करके और फिर कोड वर्ड्स और डाटा वर्ड्स को कंपेयर करके चेक करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करके कि एक्स्ट्रा इलीगल वो तो नहीं आ रहे, इनवैलिड बिट्स तो नहीं आ रहे। अगर तो आ रहे हैं तो डाटा करप्ट है, और नहीं आ रहे तो डाटा एक्यूरेट है। साइक्लिक में आपके पास क्या होता है, ये भी तकरीबन ब्लॉक कोड्स की तरह होता है, लेकिन क्या होता है, स्पेशल लीनियर ब्लॉक कोड्स विद वन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। क्या होता है, इफ अ कोड वर्ड इज साइक्ली शिफ्टेड, अगर हम कोड वर्ड को साइक्लिकली शिफ्ट करें, मतलब जैसे ये बिट्स मुख्तलिफ पोजीशन पर हैं, शिफ्ट करने का मतलब ये है कि इस बिट को यहाँ ले आओ, 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हम बिट्स को रोटेट करें, ठीक है, तो उसके नतीजे में ये जो पहला कोड वर्ड था उसके नतीजे में हमारे पास दूसरा कोड वर्ड बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये बिट्स हैं 10110000, ये कोड वर्ड है, और हम इसको साइक्लिकली लेफ्ट शिफ्ट करें इस तरफ, ठीक है, तो हमारे पास एक नया कोड वर्ड बन जाएगा। नया कोड वर्ड कैसे बनेगा, अब जो रोटेट करके आप लेफ्ट कर रहे हैं इसको, जो सेकंड बिट है अब वो फर्स्ट बिट की पोजीशन पे आ गए, तो फर्स्ट बिट क्या हो जाएगा, 0, फिर 1 1, मतलब 0 1 की जगह शिफ्ट होगा, 1 0 की जगह शिफ्ट होगा, 1 1 की जगह शिफ्ट होगा, 0 0 की जगह 1 की जगह शिफ्ट होगा, 0 0 की जगह और 0 0 की जगह। और इस तरह जब हम लेफ्ट इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ये पहला वाला कहाँ जाएगा, ये पहला वाला लास्ट में चला जाएगा। तो अगर मेरे पास एक कोड वर्ड ये है और जब हम लोग इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो दूसरा कोड वर्ड अब हमारे पास ये बन गया। ये देखें, अब इसमें पहला बिट 0 है जो कि यहाँ पे दूसरा है, फिर दूसरा बिट 1 है जो कि यहाँ पे तीसरा है, फिर चौथा बिट 1 है जो कि यहाँ पे चौथा है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट होके हमारे पास हम ये एक नया कोड वर्ड बन गया,
ठीक है। In this case, if we call the bits in the first word A0 to A6 and the bits in the second word B0 to B6, we can shift the bits by using the following. ठीक है, तो अब जो हम लोग दूसरे का देख रहे हैं, तो हमें देखें जो पहले का बिट 1 है, अब वो दूसरे का A0 है, पहले का बिट 2 है, वो दूसरे का A1 है। इस तरीके से सारे लेफ्ट शिफ्ट होके एक नया कोड वर्ड आपके पास बनाते हैं। In the rightmost equation, the last bit of the first word is wrapped around and becomes the first bit of the second word. इस तरीके से रोटेट करके हम लोग साइक्लिक कोडिंग करते हैं, और ये भी हमारे पास एक टेक्निक है जो कि कोडिंग में यूज होती है। अब हम डिस्कस करते हैं चेकसम को। चेकसम आपके पास क्या है, एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है ये भी, और ये एक मैसेज हम किसी भी लेंथ के मैसेज को अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि छोटा मैसेज हो या बड़ा मैसेज हो, और इंटरनेट में ये बहुत कॉमनली यूज होता है चेकसम। In the internet, the checksum technique is mostly used at the network and transport layer rather than data link layer. Checksum ज्यादा पॉपुलर है ऊपर के लेयर्स के साथ, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ। डेटा लिंक पे इसको इतना यूज नहीं किया जाएगा। तरीका क्या होता है, सोर्स पे जो आपके पास मैसेज है, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं एम बिट्स में, ठीक है, एम बिट यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर एक जनरेटर होता है जो कि बिट्स को जनरेट करता है, वो एक एक्स्ट्रा एम बिट को जनरेट करता है। उस एक्स्ट्रा एम बिट यूनिट को हम कहते हैं चेकसम। क्या होता है कि सोर्स उस मैसेज को जो कि उसने एम बिट्स में डिवाइड किया है, उसके साथ नया चेकसम जनरेट करके जो कि एम बिट का होता है, इकट्ठे दोनों को करके चेकसम को और एम बिट्स को भेज दिया जाता है डेस्टिनेशन पे। ठीक है, ये फिगर आप देखें, ये आपके पास ओरिजिनल मैसेज है जिसको ये देखें एम बिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फिर इसके साथ एक जनरेटर में इसको भेज के एक चेकसम क्रिएट किया गया, वो भी एम बिट्स का ही होता है। तो ये देखिए रिजल्टिंग आपके पास ये ओरिजिनल था और ये आपके पास चेकसम है, ये एंड वाला। ठीक है, तो ये मैसेज प्लस चेकसम है, और इस पूरे को जो है डेस्टिनेशन की तरफ भेज देते हैं। डेस्टिनेशन में क्या होता है, सबसे पहले गुजरता है ये चेकर से। चेकर क्या करता है, चेकर एक न्यू चेकसम क्रिएट करता है, और वो किस तरह क्रिएट करता है, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज एंड सेंड चेकसम। फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज एंड सेंड चेकसम से जो ये नया चेकर क्रिएट होता है, अच्छा, इसके कॉम्बिनेशन से डेस्टिनेशन पे हमारे पास एम बिट्स आएंगे, और उसके साथ जो ऑलरेडी आपके पास गिवन चेकसम है वो चेकर से गुजरता है। चेकर से गुजरने के बाद आपके पास जो है एक नया चेकसम क्रिएट होता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज एंड सेंड चेकसम। अब क्या होता है, जो नया चेकसम है ये आपके पास ओरिजिनल मैसेज प्लस चेकसम आया, ये यहाँ पे चेकर से गुजरा। अब चेकर से दो चीजें गुजरेंगी, इसमें से क्या होगा, ये मैसेज अलग गुजरेगा और मैसेज विद चेकसम अलग गुजरेगा। जब दोनों साथ चेकर से गुजरेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू चेकसम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये न्यू चेकसम क्रिएट हो जाएगा, फिर आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इस तरीके से होगा कि ये देखा जाएगा कि इसमें सारे जीरोज हैं या नहीं है। अगर तो न्यू चेकसम में आपके पास सारे जीरोज हैं तो ये मैसेज जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब कोई भी आपके पास यहाँ पे एरर नहीं है, मैसेज आपका करेक्ट पहुंच गया है। और अगर आपके पास जो नया चेकसम क्रिएट हुआ है वो ऑल जीरोज नहीं है, उसमें कुछ वंस भी हैं, इसका मतलब है आपका मैसेज करप्टेड है और वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में इस चीज को आप नोट करेंगे कि चेकसम जरूर यहाँ पे, जैसे हमने बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल एंड पे चेकसम को ऐड किया, जरूरी नहीं है कि चेकसम एंड पे ऐड हो, वो सेंटर में भी हो सकता है, वो स्टार्ट में भी हो सकता है, वो इस तरीके से भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो ये चेकसम का जो है ये एक तरीका है, ये भी एक एरर डिटेक्टिंग टेक्निक है, और ये बहुत ज्यादा कॉमनली जो है हमारे इंटरनेट में यूज होती है। लास्ट हम लोग एक ब्रीफ डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड एरर करेक्शन को। फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या है आपके पास, हम डिस्कस करते हैं अभी। Retransmission of corrupted and lost packets is not useful for real-time multimedia transmission because it creates an unacceptable delay in reproducing. आपके पास जब रियल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि आपके पास अगर लाइव वीडियो या ऑडियो चल रही है तो उसमें हम लोग, अगर हमारे पास
करप्टेड पैकेट्स आ जाते हैं, लॉस्ट पैकेट आ जाते हैं, तो उसकी रीट्रांसमिशन यूजफुल नहीं है, क्योंकि जब वो वहां से दोबारा से रीट्रांसमिट होके आएगा, पता नहीं वो मैसेज किस पॉइंट पे आगे होगा और फिर आगे रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड क्यों नहीं हम लोग इसको एक्सेप्ट कर सकते रिट्रांसमिशन को, क्योंकि ये हमारे पास इतना ज्यादा डिले क्रिएट करेगी कि वो हमारे पास बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। वी नीड टू वेट अंटिल द लॉस्ट और करप्टेड पैकेट इज रीसेंट। अगर हम वेट करेंगे कि वो रीसेंट करेंगे इस चीज को, तो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो वी नीड टू करेक्ट द एरर और रिप्रोड्यूस द पैकेट इमीडिएटली। बजाय ये कि हम वेट करें कि वो दोबारा से रिप्रोड्यूस हो, हमें क्या करना पड़ता है, उस पैकेट को दोबारा से करेक्ट करके, एरर फ्री करके या रिप्रोड्यूस करके, और उसको दोबारा से भेजना पड़ता है। इस पर्पस के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, डिजाइन की गई हैं, और उन सारी स्कीम्स को हम कहते हैं कि FEC टेक्निक्स कहते हैं, जो कि होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक। ठीक है, इसके डिटेल्स में हम लोग नहीं वो होंगे, सिर्फ आपको आइडिया और स्कोप देना था कि कैसे क्या क्या चीजें हैं जिनसे हम लोग एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। हर एक जो करेक्शन मैकेनिज्म है उसके फर्दर बहुत सारे मजीद अंदर मैकेनिज्म्स हैं, और वो लोग और जो एप्लीकेशंस हैं वो अपनी नीड्स के मुताबिक देखते हैं कि हमें कौन सा एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म सूट करता है, हमें कौन सा एरर करेक्शन मैकेनिज्म सूट करता है, और अकॉर्डिंगली वो सब चीजें जो है अपने डेस्टिनेशन, अपनी एप्लीकेशंस ने अपने डाटा पे अप्लाई किया हुआ होता है। तो आज का लेक्चर हमारे पास एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का था, यहाँ पे ये एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होती है। लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा, कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर ईमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।